Hello everyone, I'm Vali and today I'm going to discuss November 212 2012 CTET paper 2. So in the previous sessions we have completed paper 1. So today I'm going to start from the paper 2. So now first question is child-centered education was advocated by which of the following thinkers? आपको बताना है कि जो child-centered education थी वो किसने advocate की थी, कौन से thinker ने advocate की थी? B.F. स्किनर ने, जॉन डीवी ने, एरिक एरिक्सन या फिर हमारे चार्ल्स डार्विन। तो हमने जो पढ़ा है अपने चाइल्ड डेवलपमेंट पीडागोजी के अंदर जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते थे वो करते थे हमारे जॉन डीवी। बीएफ स्किनर ने किसकी बात की? ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की। एरिक्सन ने साइकोडायनामिक थ्योरीज दी हैं। चार्ल्स डार्विन का अलग कंसेप्ट हैं, लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात किसने की है? जॉन डीवी ने की है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जॉन डीवी, व्हिच इज सेकंड ऑप्शन। So the second question is, while teaching a single parent child, a teacher should, that means कि जिस बच्चे के मदर फादर में से कोई एक पेरेंट है, आइदर डाइवोर्स हुआ है या डेथ हो गई है, समथिंग मिस हैपनिंग, सो ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन ये है, ट्रीट सच अ चाइल्ड डिफरेंटली, इस तरह के बच्चे को बहुत डिफरेंटली आपको ट्रीट करना चाहिए, या फिर असाइन लेसर होम असाइनमेंट्स टू सच अ चाइल्ड, इस तरह के बच्चों को बहुत कम असाइनमेंट्स देने चाहिए घर के लिए, इन बच्चों को बहुत प्रोवाइड करना चाहिए बहुत स्टेबल और कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट जो सिंगल पेरेंट चाइल्ड होते हैं, या फिर ओवरलुक करना चाहिए इस फैक्ट को और इन बच्चों को इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए जैसे आप अपनी क्लास के और बच्चों को करते हैं। तो देखिए, अगर किसी बच्चे के साथ कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, दिस इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उसको पढ़ाया तो नॉर्मल बच्चों की तरह ही जाता है ना। अगर किसी बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है तो उसको आपको डिफरेंट तरीके से पढ़ाना होता है। बट अगर बच्चे के साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई है तो जाहिर है वो एक चीज तो होती है कि बच्चे के साथ इमोशनली थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बट क्लास में तो आप सब बच्चों को एक ही तरीके से डील करेंगे। तो द आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दैट द ओवरलुक दिस फैक्ट, इस फैक्ट को आप ओवरलुक करेंगे और इस बच्चे को वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसा आप अपनी क्लास के सब स्टूडेंट्स को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सेलरेशन विद रेफरेंस टू गिफ्टेड चिल्ड्रन मींस। जो एक्सेलरेशन है, अगर हम एक्सेलरेशन को रेफर करते हुए बात करते हैं तो जो चिल्ड्रन गिफ्टेड चिल्ड्रन होता है उसका क्या मतलब होता है? मींस आपकी क्लास में अगर आपको गिफ्टेड चिल्ड्रन को प्रमोट करना है, एक्सेलरेट करना है उनको, तो क्या करेंगे? आप एक्सेलरेट करेंगे द ट्रांजेक्शन ऑफ स्कोलास्टिक एक्टिविटीज, बहुत बढ़ा देंगे, या आप स्पीड अप कर देंगे ट्रांजेक्शन करना को स्कोलास्टिक एक्टिविटीज का, या आप इस तरह के स्टूडेंट्स को प्रमोट करेंगे दूसरे ग्रेड में जाने के लिए। वो प्रेजेंट मतलब अगर कोई बहुत ब्रिलियंट बच्चा है और वो उस ग्रेड के बारे में बहुत अच्छे से उसे पूरे कंसेप्ट पता है, तो आप उसे किसी दूसरे ग्रेड में मतलब थर्ड क्लास के बच्चे को फोर्थ क्लास में होता है ना, कई बार बच्चों की क्लासेस स्किप करा दी जाती हैं जो बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, तो ये वो चीज़ है। या फिर उनके प्रोसेस ऑफ असेसमेंट को बहुत ज्यादा एक्सिलरेट कर दिया जाए। इट्स वेरी सिंपल, अगर कोई बच्चा गिफ्टेड है, ब्रिलियंट है, जैसे कई बार क्या होता है बच्चे फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको सेकंड की इतनी नीड ही नहीं होती, वो हर चीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, तो उनको थर्ड में ट्रांसफर कर दिया जाता है डायरेक्टली, या फोर्थ के बाद सिक्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है, या बचपन में जैसे एलकेजी यूकेजी होती है उनकी जगह बच्चे के बाद उन दोनों को एक ही साथ कंप्लीट करा के सीधा फर्स्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये सब चीजें हमें देखने के लिए मिलती है अक्सर गिफ्टेड स्टूडेंट्स के केस में। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो थर्ड ऑप्शन है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन भी अगेन आपका किसके ऊपर आया है? गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए आया है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपसे? मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी बतानी है फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, सॉल्व करने एक्सरसाइजेज एट द एंड ऑफ द 5 चैप्टर्स एट वन गो। दैट मीन्स आप उनसे किस तरह के काम करा सकते हैं? आप उनसे कहिए कि जो आपकी बुक के अंदर 5 चैप्टर्स के कंटिन्यूसली आपको एक्सरसाइजेज सॉल्व करनी है, ये आप गिफ्टेड स्टूडेंट से कराएंगे, या फिर उन बच्चों से कहें कि टीचर्स डे पे आप क्लास पढ़ाइए, या फिर उनसे कहें राइट अ रिपोर्ट ऑन अ स्कूल मैच रिसेंटली हेल्ड, जो आपके स्कूल में मैच हुआ है उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखिए। ये फिर भी कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉइंट है। राइट अ ओरिजिनल प्ले ऑन गिवन कंसेप्ट्स, आपको दिए हुए कंसेप्ट दिए जाएंगे उसके ऊपर आपको एक प्ले लिखना है, तो कहीं ना कहीं ये क्रिएटिविटी है। सबसे बेस्ट आंसर आपका फोर्थ है, जबकि देखा जाए तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी गुड है, बट हमें चारों ऑप्शंस में देखना है, जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो आपको देना है। तो ये तो एक तरह से अलग चीज हो जाती है। आपको गिफ्टेड स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग एक्टिविटी डिजाइन करनी है, तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाता है, राइट अ ओरिजिनल प्ले ऑन गिवन कंसेप्ट्स। So, which one of the following could be an end stage of a child possessing bodily kinesthetic intelligence? तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो bodily kinesthetic intelligence की बात की थी हमारी किसने की थी?
हॉवर्ड गार्डनर ने की थी, जिसमें इन्होंने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताए थे आपको, जिसके अंदर आपके आते थे लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल, बॉडीली काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल। तो उन्हीं में से एक हमारा होता है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। अब ये कैसा इंटेलिजेंस होता है कि जो लोग मूव करके, जैसे हमारे डांसर्स होते हैं, ठीक है, सर्जन्स होते हैं, क्राफ्ट मेकर्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होता है। तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा आपका सर्जन। जो आपका पॉलिटिकल लीडर है, ये आते हैं आपके इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में, या फिर कह सकते हैं इनको स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी आता है, कि ये किस तरह से अपने इंटरेक्ट करके लोगों को कन्विंस कर लेते हैं। तो ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आते हैं। पोएट्स आपके लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बोलने वाला जो होता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आता है, लैंग्वेज इंटेलिजेंस जिसे हम कह सकते हैं। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा सर्जन। नेक्स्ट है हमारा, फिर अगेन आपका गिफ्टेड स्टूडेंट्स के ऊपर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सब आपके प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। दैट द गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर जनरली फिजिकली वीक एंड नॉट गेट गुड एट सोशल इंटरेक्शंस। बिल्कुल गलत बात है। जो आपके गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं फिजिकली वीक नहीं होते, दे आर फिजिकली मेंटली बोथ आर स्ट्रांग। और इन लोगों का इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन की बात अगर हम करते हैं, या फिर फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो दे आर गुड एट इंटरेक्शंस। जनरली डू नॉट लाइक देयर टीचर्स, ये भी रॉन्ग है। रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल विदाउट एनी हेल्प, उन्हें अपने पूरी कैपेबिलिटी के बारे में, अपनी पूरी पोटेंशियल के बारे में पता है बिना किसी की हेल्प के, ये भी कोई सेंस नहीं है, ये भी कोई पॉइंट नहीं है आपका। वो परफॉर्म करते हैं एक्सेप्शनली वेल इन एनी फील्ड इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन बींग्स। देखिए, जो आपके गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं एक नॉर्मल चाइल्ड के कंपैरिजन में। अगर हम देखते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट्स, दैट मीन्स जो थोड़ा सा ब्रिलियंट होते हैं, थोड़ा सा एक्सेप्शनली बेटर परफॉर्म करने वाली, जैसे आपकी क्लास का टॉपर होता है, औरों से तो बहुत बेहतर होता है, तभी तो वो टॉप करता है। तो कहीं ना कहीं एक्सेप्शनली वेल वो लोग परफॉर्म करते हैं। तो ये ऑप्शन जो है आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है हमारा, नॉलेज ऑफ डैश will be most significant for a teacher dealing with a class comprising students of mixed age groups। किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए टीचर को, बहुत जरूरी है, सिग्निफिकेंट है फॉर अ टीचर, ताकि वो अपनी क्लास में जो मिक्स एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको अच्छे से डील कर सके। उनके कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में, डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में, या उनके पेरेंट्स कितना कमाते हैं उसके बारे में, या फिर उनके सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में। देखिए, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में जानने का टीचर का कोई ऐसा वो नहीं है अगर बच्चों को क्लास में डील करना है। बच्चे के पेरेंट्स क्या कमाते हैं इससे भी टीचर का कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। हाँ, डेवलपमेंटल स्टेजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी क्लास में मिक्स एज ग्रुप के बच्चे हैं, और हर एज के ग्रुप के बच्चे के हिसाब से डेवलपमेंट डिफरेंट होती है। तो अगर टीचर को इस बारे में अंदाजा है कि आपकी क्लास में डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो उन्हें कैसे डील करना है, तो देन शी हैज टू नो द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ दिस एज ग्रुप। तो ये हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, सबसे बेस्ट आंसर। द डेवलपमेंटल स्टेजेस इज योर करेक्ट आंसर। क्लासरूम आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटी एक्ट 2009 आर, जो आपका क्लासरूम है आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीई एक्ट, दैट मीन्स राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आया था हमारे 2009 में, उसके हिसाब से आपको बताना है कैसा होना चाहिए। एज वाइज मोर हेमोजीनियस, एज वाइज मोर हेट्रोजीनियस, या फिर अनअफेक्टेड, जिसका कोई अफेक्ट ही ना पड़ा हो आपकी क्लास में, आपकी एज ऑफ क्लास स्कूल में, या जेंडर वाइज मोर हेमोजीनियस। देखिए, जेंडर वाइज मोर हेमोजीनियस तो गलत हो जाएगा, कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आप कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, जो आरटी एक्ट 2009 में बात की गई थी, जब राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी आरटी एक्ट 2009 में, इसको बहुत हिस्टोरिक मूवमेंट माना गया था चिल्ड्रन ऑफ इंडिया के ऊपर। ये फोर्स में कब आया था, 1 अप्रैल 2010 में, 2009 में ये पास हुआ था। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या आता है, जो आपके बच्चे हैं 6 से 14 साल की उम्र में, उनको आपको 8 साल तक एलिमेंट्री एजुकेशन उनकी एज के हिसाब से देनी है। 6 to 14 years of age shall have a right to free and compulsory education in a neighborhood school till completion। जब तक उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी नहीं हो जाती, जब तक आप उनको पढ़ाएंगे, उन्हें बिना किसी फीस लिए पढ़ाना है। इससे क्या होगा, इससे क्या होता है कि जो
बच्चे थे उनको एजुकेशन मिलेगी, दैट मीन्स आपका एनरोलमेंट इंक्रीज होगा। एनरोलमेंट इंक्रीज होगा तो आपका ड्रॉप आउट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ड्रॉप आउट डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है? अच्छा, इसमें मिड डे मील स्कीम की भी सुविधा दी गई थी, ठीक है, तो उससे क्या होता है, बच्चों को न्यूट्रिशन मिलता था। बच्चों को न्यूट्रिशन मिलता था, बच्चा रेगुलर आता था, बच्चे को एजुकेशन मिलती थी, ड्रॉप आउट रेट डिक्रीज होता था। तो ये हमारी नेशनल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप था। तो इसके अंदर था कि एग्जैक्टली कि जो आपके क्लास में बच्चे होंगे वो होमोजीनियस होंगे, दैट मीन्स सब एक ही 6 से 14 साल के बच्चों की बात अगर हम करते हैं, एलिमेंट्री स्कूल की बात अगर हम करते हैं, तो उसमें आपको एक एज के ग्रुप के बच्चों को एक साथ एक क्लास में पढ़ाना था। ये इम्प्लीमेंटेशन किया गया था राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बेसिस पे। तो इसका जो आंसर है वो यही है हमारा, दैट द एज वाइज मोर हेमोजीनियस। इस एज के बच्चे एक क्लास में पढ़ने चाहिए। So thank you friends for your attention. Stay blessed and enjoy learning. And I wish के lesson आपके लिए काफी helpful और beneficial हो. So stay blessed, enjoy learning, and see you soon with the next video.